और ख़ास तौर पे जो इंडियन भाई हैं उनके लिए भी एक बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग है। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना। काश ऐसे हो जाए पाकिस्तान और इंडिया के आपस में याराना हो जाए, कंटिन्यू रखें आप। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। आप मोटरसाइकिल इंडस्ट्री से वाबस्ते हैं, बहुत पुराने हैं। तो हमारे दुनिया के अंदर जिस तरह नए नए मॉडल आ रहे हैं, इंडिया की बात की जाए, इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मोटरसाइकिल इंडस्ट्री जो, तो वहाँ पर बड़े खूबसूरत और दीदा जेब मॉडल्स हैं। पाकिस्तान के अंदर जो आज से वो 20-25 साल 30 साल पुराने जैसे मॉडल थे वैसे ही आ रहे, तो पाकिस्तान में चेंजिंग क्यों नहीं आ रही? वक्त के हिसाब से यहाँ पर मॉडल जो है वो जदीद और जो है वो खूबसूरत और इस तरह के क्यों नहीं आ रहे? इसकी क्या वजह है? इसकी मेन एक ही रीज़न है, कंपनियों की तो काफ़ी कोशिश होती है। उन्होंने होंडा ने प्राइडर मुतारफ़ करवाया, CB125 करवाया, 2-3 मॉडल नए लॉन्च किए, इसी तरह यूनाइटेड ने भी किए। लेकिन हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि मैंने जब कोई चीज़ लेनी होती है ना, तो पहले मैं सोचता हूँ कि मैंने इसको बाद में सेल भी करना है। तो वो इस सेल के डर से लोग नई चीज़ की तरफ जाते ही नहीं कि कल को हमारे पैसे ही ना ज़ाया हो जाए। इस वजह से जो 125 है 1964 वाली टेक्नोलॉजी है, लोग उसको ही ले रहे हैं, दूसरा इसलिए नहीं लेते कि कल को हमने बेचना है। खान साहब की गज़ल जो मुझे अच्छी लगती है, मैं गुनगुनाता रहता हूँ। जो हमने देखा था ख्वाब प्यारे नदी किनारे, ज़मीं पे उतरे थे दो सितारे नदी किनारे, जो हमने देखा था ख्वाब प्यारे नदी किनारे। वाह जी वाह। उन लोगों अफगानिस्तान को तो ठीक है, जब से अब तालिबान आए तो उनकी हर चीज स्टेबल होगी। उनकी करेंसी देख लें, हमसे कितनी थी, बहुत डाउन थी। हमारा 1000 हो तो उनके कितने मिल जाते थे, तो अब उनमें हमसे उनकी करेंसी 3 गुना अच्छी है। बांग्लादेश देख ले। हम बांग्लादेश को भी देख लें, उसने भी काफी तरक्की कर ली। इंडिया भी देख लें, इंडिया में हर चीज भी, हालांकि इंडिया की हमारे हिसाब से आबादी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें फिर भी हर चीज स्टेबल है। तो उसकी वजह यही है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, पाकिस्तान का शहर फैसलाबाद जो है वो कारोबारी लिहाज से माना जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये तीसरा बड़ा शहर है और यहाँ पर जो है इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है और इंडस्ट्री इस वक्त सारी की सारी तकरीबन बंद है। तो हम यहाँ पर जो कारोबारी लोग हैं उनसे जानेंगे कि इस शहर के और ख़ास तौर पर कारोबारी लोगों के क्या हालात हैं और आगे जो बजट आने वाला है उसमें गवर्नमेंट कोई रिलीफ देने में कामयाब हो पाएगी और बंद यूनिट जो इस वक्त फैसलाबाद के अंदर वो चल पाएंगे या नहीं। तो इसकी वजह जानेंगे कि क्या वजह है, हालात ख़राब क्यों हैं और आया वो ठीक हो पाएंगे भी या नहीं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं लोगों के पास और जानते हैं उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। आपका नाम जी? तनवीर हुसैन लाली। क्या करते हैं सर आप? मैं तो फिलहाल कवाली का करता हूँ, जो भी सिलसिला सरकार की हम तो सुना करते हैं। कैसा जा रहा है आपका ये कवाली वाला सिस्टम? ठीक जा रहा है माशाल्लाह? जैसे पहले था अब वो नहीं है, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं। लोगों के साथ हम भी चलते हैं। इसमें ये समझेंगे कि मुल्क की हालात ख़राब है, जो कुछ भी हो रहा है। कोई भी बंदा आता है अपने काम के लिए, जितने लोग आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा परेशान। तो आप क्या समझते हैं इसकी परेशानी की वजह क्या है? कारोबारी हालात भी ख़राब हैं, इसकी मेन रीज़न क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम वो मेन वजह है या कोई और वजह आपकी नज़र में? मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान के हालात जो सियासत की वजह से हो सकता है, क्योंकि जो लोग हम अक्सर पंडालों में रहते हैं, वो जो तासर होते हैं चेहरे के वो नहीं है, परेशानी सी नज़र आती रहती है। इसमें आप समझदार, आप देख रहे हैं कि मुल्क के जो हालात बने हुए हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आप माशाल्लाह कव्वाल हैं, कुछ थोड़ा सा हमें कुछ सुना दें। हमारे जो ज़्यादातर देखने वाले इंडिया के और पूरी दुनिया के लोग हैं, तो थोड़ा सा आप
सुना देंगे तो चलो हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए अच्छा रहेगा। चलें जी, मैं अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो मैं पूरी कर देता हूँ। तो मेरी तो यही बात है कि सियासत को भी छोड़े, मुल्क जैसा भी चल रहा है परेशानी के आलम में, हमारी सिर्फ दुआ है। तो हम यही कहते रहते हैं, हजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे है, हजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे है, मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है, हजूर मेरी तो सारी। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा, कोई गज़ल के दो अशार अगर अनायत हो जाए तो वो भी हमारे लिए, तो मेहदी हसन साहब की गज़ल कोई अगर आप सुना सकें हमें। वो तो असल में हमारी जो गज़लें होती हैं कव्वाली की जी होती जी हैं। जी जी, चले जो जो भी आपको आपके। जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, जी जी उन्हों की गज़लें भी होती हैं, जी, उनकी कोई गज़ल अच्छी सी सुना। हमारी भी गज़लें होती हैं। लेकिन मैं अक्सर खान साहब की गज़ल जो मुझे अच्छी लगती है मैं गुनगुनाता रहता हूँ। जो हमने देखा था ख्वाब प्यारे नदी किनारे, ज़मीं पे उतरे थे दो सितारे नदी किनारे, जो हमने देखा था ख्वाब प्यारे नदी किनारे। वाह जी वाह, बहुत अच्छा जी, ज़बरदस्त जी। तो यहाँ पर और भी दोस्त कुछ बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और उनके भी मसाइल कुछ जानते हैं। आप इधर जी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? मैं बाबर अली। क्या करते हैं आप? सर मैं चनाब क्लब में लाइव सिंगिंग करता हूँ। तो कैसा चल रहा है काम आजकल? जो हम महंगाई और बेरोजगारी और जो मुल्की मसाइल हैं उसके ऊपर कर रहे हैं कि कारोबारी हालात इस वक्त डाउन हैं ज़्यादा, क्या कैसा जा रहा है सूरत हाल काम? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पहले के तो हम हकीकत पसंदाना लाइफ में नहीं जी रहे। ये सब ये टॉक शो होते हैं, ये जो टीवी पे बैठ के दानेश्वर बातें करें, सब फजूल है। इस मुल्क का कुछ नहीं होने वाला। ये तो कोई इनकलाब आए तो फिर ही कुछ हो सकता है। जो अमीर है वो मजीद अमीर हो गया है, गरीब जो मजीद गरीब हो गया है। ठीक है, हमें बजाय उनके साथ सेल्फियाँ खिंचवाने को, उन लोगों को हमारे साथ सेल्फियाँ खिंचवानी चाहिए। कोई MP MNA जीत जाता है जी, हम बड़े फख्र थे, उन्होंने हमारे लिए किया? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं है, सब फ्रॉड है, सब धोखा है। क्योंकि हम हकीकत से बहुत ज़्यादा नाआशना लोग हैं। हम जहनी तौर पे अपने आप को ग़ुलाम तस्वर किए हुए हैं और हमने अपने आने वाली नस्लों को भी यही पैगाम देना है कि हम ये जो MPs और MNA हैं, ब्यूरोक्रेट, हम उनके ग़ुलाम हैं। यानी गुलाम इब्ने गुलाम, जैसे ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम, हाँ जी। हमारे अबा अजदाद भी, और वो भी कुछ नहीं कर सके। अब आप पिछले दिनों देखें कि श्रीलंका में अवाम ने आवाज़ उठाई तो आज वो खुशहाल हो गए हैं। तुर्की में भी ऐसा हुआ। कई ममालिक ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी माशियत को और जिन्होंने अपने आप को ठीक किया, किस लिए ठीक किया कि उन्होंने हक और सच का साथ दिया। मैं इधर किसी पार्टी की बात नहीं करता कि जी इमरान खान ठीक है, PDM ठीक है, कुछ भी नहीं, मगर हम में सच बोलने की ताकत नहीं है और जो सच बोलता है वो अकेला रह जाता है। अच्छा बाबर भाई, हमारे जो देखने वाले हैं ना वो इंडियन हैं, तो इंडियन भाइयों के लिए, इंडियन दोस्तों के लिए कुछ प्यार भरा कोई किशोर कुमार जी का कोई हमें अच्छा सा कुछ सॉन्ग सुनाए ज़रा। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम,
वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आँख धोखा है, क्या भरोसा है। आँख धोखा है, क्या भरोसा है। सुनो दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है। अपने दिल में से घर बनाने ना दो, कल तड़पना पड़े याद में जिनकी। रोक लो रूठ कर उनको जाने ना दो, बाद में प्यार के चाहे वे जो हजारों प्याम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। और ख़ास तौर पे जो इंडियन भाई हैं उनके लिए भी एक बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग है। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। काश ऐसे हो जाए पाकिस्तान और इंडिया के आपस में याराना हो जाए। कंटिन्यू रखें आप। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। बहुत अच्छा जी, बहुत मज़ा आया बाबर भाई आपसे बात करके भी, और उससे ज़्यादा मज़ा आया आपके गाने सुनकर। और हमें याद आ गया अपना जवानी, याद आ गई। जवानी में हम इस तरह के गाने, बल्कि बचपन में ये गाने तो बचपन में सुना करते थे। बहुत ही एंजॉय किया आपने। खुश रहें, और आपसे हम कोशिश करेंगे कि आपसे मुलाकात हम आइंदा भी रखेंगे, और आपसे इस तरह के मज़ेदार जो गाने हैं वो आपसे हम सुनते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के अंदर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट जो है एसोसिएशन है, उनके उहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त कारोबारी हालात हैं वो कैसे हैं, और जो आगे जो बजट आ रहा है 2023 का, जिसके अंदर गवर्नमेंट दावा कर रही है कि जी बहुत बड़ा रिलीफ देने जा रही है कारोबारी लोगों को, तो उसके बारे में इनसे जानेंगे कि इनके हालात कैसे हैं और इन्हें क्या उम्मीद है कि क्या आगे होने जा रहा है। तो पहले इनका तारुफ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सर, अपना तारुफ करा दीजिए। गुलनवाज मुक्का, सदर आल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन फैसलाबाद। पहले तो ये बताएं, हालात कैसे जा रहे हैं, कारोबारी हालात कैसे हैं आपके? जी, इस वक्त जो मुल्क के हालात है, बिज़नेस के हालात, तो बिल्कुल बिज़नेस इस वक्त ख़त्म हो चुका है। मुल्क में जो डॉलर की रोज़ बढ़ती उड़ान है, उससे कारोबार बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। हर चीज़ के रेट जो हैं वो पहले से 2 साल पहले की निस्बत अब 4 गुना ज़्यादा है। मतलब हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जिसमें फ्रिज है, एसी है, तो उसकी प्राइस जो 60-70 हज़ार 65 हज़ार थी, वो अब 1,20,30 हज़ार रुपया हो गई है। तो जो आम लोगों की पहुंच से ही बाहर है। साथ में मोटरसाइकिल का जो है वो भी हमारा बिजनेस है, उसमें मोटरसाइकिल की कीमत भी 40 हज़ार से 1,15 हज़ार तक चाइनीज़ पहुंच गई है। होंडा जो था 75 से वो भी 1,60,000 के करीब पहुंच गया। तो इस वक्त मुल्क के हालात कारोबार के बिल्कुल नहीं है। हमारा कारोबार तो बिल्कुल ठप हो गया है। तो अब जो हुकूमत कह रही है कि इंशाल्लाह ताजरों को बहुत बड़ा रिलीफ दिया जाएगा, तो उसमें हमारी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है कि उसमें को ताजरों को रिलीफ दिया जाए, तो मुल्की मईशत को स्ट्रॉन्ग किया जाए। अगर मुल्क में डॉलर नीचे आता है तो डेफिनेट है इससे फिर मुल्की जो सन्नत में जो पैदावार है उनके रेट जब कम होंगे तो फिर उसमें मुल्क के हालात में भी बेहतरी आएगी। और हमारी तो यही अब तवक्कुआत गवर्नमेंट के इस बजट पर ही। तो सर, जैसे आपने बताया कि हालात इस वक्त ठीक नहीं, तो थोड़ा सा हमें इस पर डिटेल से बताइएगा कि जो बड़ी कंपनीज है जैसे होंडा है या सुपरस्टार या दीगर जो कंपनीज हैं यूनाइटेड वगैरह, इनके पहले कितने यूनिट मंथली सेल होते थे और अब कितने सेल होते हैं, ताकि आवाम को, हमारी जो ऑडियंस है, उनको पता चले कि कितनी जो है कारोबारी हालात पाकिस्तान के खराब हैं। जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी होंडा थी वो 1,25,000 उसकी प्रोडक्शन थी पर मंथ, तो जो अब के 50 से 60 हज़ार पर आ गई है।
इसी तरह दूसरा बड़ा ब्रांड पाकिस्तान का यूनाइटेड ऑटो इंडस्ट्री था, उनकी प्रोडक्शन 40 से 45 हज़ार रुपया पर मंथ थी, जो कि अब मुश्किल 5-6 हज़ार के करीब आ गई है। तो रोड प्रेस मोटरसाइकिल थी वो 25 से 30 हज़ार रुपया उनकी सालाना अमाना प्रोडक्शन थी, तो वो अब 2 हज़ार से 3 हज़ार पर आ गई है। तो ये मुल्क की सूरत हाल है। सिर्फ 10% पे रह गई है, यही आप अंदाजा? हाँ, इसको हम यही कह सकते हैं कि होंडा 30-35% पर आ गया, यूनाइटेड और रोड प्रेस जो है 15-20% पर टोटल सेल आ गई। और सेल गिरने की वजह ही है कि प्राइस इंक्रीज है। 1,10,000 या 1,60,000 आम बंदे की पहुंच सही बात है। अच्छा, दूसरा आप ये थोड़ा सा बताएं कि जो हमारे आप मोटरसाइकिल इंडस्ट्री से वाबस्ते हैं, बहुत पुराने हैं, तो हमारे दुनिया के अंदर जिस तरह नए नए मॉडल आ रहे हैं, इंडिया की बात की जाए, इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मोटरसाइकिल इंडस्ट्री जो, तो वहाँ पर बड़े खूबसूरत और दीदा जेब मॉडल्स हैं। पाकिस्तान के अंदर जो आज से वो 20-25 साल 30 साल पुराने जैसे मॉडल थे वैसे ही आ रहे, तो पाकिस्तान में चेंजिंग क्यों नहीं आ रही? वक्त के हिसाब से यहाँ पर मॉडल जो है वो जदीद और जो है वो खूबसूरत और इस तरह के क्यों नहीं आ रहे? इसकी क्या वजह है? इसकी मेन एक ही रीज़न है, कंपनियों की तो काफ़ी कोशिश होती है। उन्होंने होंडा ने प्राइडर मुतारफ़ करवाया, CB125 करवाया, 2-3 मॉडल नए लॉन्च किए, इसी तरह यूनाइटेड ने भी किए। लेकिन हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि मैंने जब कोई चीज़ लेनी होती है ना, तो पहले मैं सोचता हूँ कि मैंने इसको बाद में सेल भी करना है। तो वो इस सेल के डर से लोग नई चीज़ की तरफ जाते ही नहीं कि कल को हमारे पैसे ही ना ज़ाया हो जाए। इस वजह से जो 125 है 1964 वाली टेक्नोलॉजी है, लोग उसको ही ले रहे हैं, दूसरा इसलिए नहीं लेते कि कल को हमने बेचना है। तो इसलिए हमारे मुल्क में ये अगर इसको शऊर कह लें कि लोगों में नहीं है। अगर लोग इसको ये सोच कर लें कि हमने यूज़ करना है, तो फिर तो वो नई चीज़ की तरफ जाए। पहले ही नजरिया होता है यार इनकी सेल होएगी, कल री सेल नहीं होगी। यही वजह, इस वजह से नई जो चीज़ है वो हमारे मुल्क में कामयाब नहीं होती। कंपनियों की तो कोशिश होती है, अभी यूनाइटेड ने एक 125 अलायर सेल्फ स्टार्ट में दिया है, लेकिन वो भी नहीं बिकेगा। होंडा का वो जो CB125 है, अब तो उसकी प्राइस खैर बहुत ज़्यादा हो गई है। वो बहुत अच्छी गाड़ी थी, उसकी पेट्रोल एवरेज अच्छी थी, उस अलाय रिम में डिस्क ब्रेक है, बिग बॉडी है, डिस्क ब्रेक है, लेकिन लोग उसको नहीं लाइक कर रहे। ये पहले वाला 125 ले रहे हैं, सेल्फ स्टार्ट बनाया उन्होंने, वो भी लोग नहीं ले रहे, कि कहते हैं कल वो बिकना घट है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जानेंगे, आप कुछ बताएं कि किस तरह के हालात हैं और आपको किस कदर उम्मीद है जो अभी बजट आने वाला है उसमें गवर्नमेंट कोई कारोबारी लोगों को रिलीफ दे पाएगी? इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो दरमियाने लोग हैं, दरमियाना तबका, वो इंतहाई परेशान है। बिजली के बिल देख लें आप, गैस के बिल देख लें, महंगाई इस कदर हो चुकी है कि गरीब लोगों का गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया। तो आटा की आप कीमत देख लें, घी की कीमत देख लें, तो जो तनख्वाहें हैं वो पहले वाली हैं, तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई, वो वैसी की वैसी हैं, और महंगाई जो है वो 100% बढ़ गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हुक्मरान है, वक्त के बादशाह, उनको चाहिए कि गरीब लोगों के लिए कुछ इकदाम किए जाएं, और जो टैक्स है उन पे भी नज़रसानी की जाए। जो लोग टैक्स नहीं देते उनको शिकंजे में लाया जाए, और जो गरीब लोग हैं उनका भी ख्याल किया जाए, कि क्योंकि कारोबार चलेंगे तो मुल्क में खुशहाली होगी, पैसे की रेल पहल होगी, तो लोग अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। शुक्रिया। आप ज़रा बताएंगे कि क्या आपकी नज़र में पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो इस वक्त कारोबारी मसाइल, जैसे कि सदर साहब ने बताया कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपकी नज़र में वजह क्या है, कि क्या वजूहत है कि जिसकी वजह से इतने कारोबारी हालात हमारे ख़राब है? आज तक नहीं कभी सुना कि इतना सेल भी इतनी कम हो, प्रोडक्शन भी इतनी कम हो, और ये सारी चीज़ें, इसकी मेन रीज़न क्या है, वजह क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी मेन वजह तो यही है कि पाकिस्तान को इन्होंने ताजरों को एक तो रिलीफ नहीं दिया हुआ। इनको ताजरों को रिलीफ देंगे तो उसमें हुकूमत पाकिस्तान का रिलीफ है। जब सेल ज़्यादा बढ़ेगी उनको टैक्स भी ज़्यादा जाएगा, और जितनी सेल रुकी हुई है 10% या 15% पे आई हुई है सेल मोटर बाइक की, तो उसमें उनको भी रिलीफ बहुत कम मिला हुआ है। इनको चाहिए कि नए बजट में ताजरों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दे सकते हैं। ताजर खुश होगा मुल्क का तो उसमें पाकिस्तान की ऑटोमेटिक में उसका असर पड़ेगा, और अगर ताजर के हवाले से इनको कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा तो उसमें यह है कि पाकिस्तान की माशत भी ठीक होना मुश्किल है, और मजदूर तबका भी ताजर के हवाले से ही है। टेक्सटाइल मिल में भी देख लें, जिस मर्जी इंडस्ट्री में देख लें आप, उनको अगर इलेक्ट्रिक बिजली के ज़रिए रिलीफ दे दें और उनको उनके लिए छूट कर दें, टैक्स की छूट कर दें, तो उसमें रिकॉर्ड बिजनेस कर सकते हैं। कोरोना में देख लें कि पाकिस्तान इंडस्ट्री ने, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड बिजनेस किया हुआ है,
और उसका रिलीफ पाकिस्तान को भी मिला है, ताजरों को भी मिला है। उसमें इनको यही चाहिए कि जो नया बजट आ रहा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें और उसके हवाले से ही ज़्यादा से ज़्यादा इनको तरजीह करनी चाहिए। असाफ डार साहब को चाहिए कि ताजरों के साथ मीटिंग करें, चाहे वो कराची में या लाहौर में बड़े ताजरों के साथ मिलें और उनकी जो मसाइल हैं वो दूर करें और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। उससे ये है कि ताजर भी बहुत रिलीफ मिलेगा और हुकूमत पाकिस्तान को भी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जो साहब आपसे मैं पूछूंगा कि 3 दफ़ा पहले नून लीग की गवर्नमेंट आ चुकी है, हर दफ़ा यही होता है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो उनके साथ ये मीटिंग भी करते हैं और उनके मसाइल को हल भी करते हैं। और हमने देखा भी है कि जब भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आती है तो जो ताजर है तबका है वो बड़ा खुशहाल होता है, उनका बिजनेस बड़ा चलता है। ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि जब नून लीग की गवर्नमेंट आई है और इस कदर जो हालात ख़राब हैं, तो वजह क्या है? क्या उनकी पॉलिसीज़ में फ़र्क आ गया या मियां नवाज शरीफ इस वक्त मुल्क से बाहर बैठे हैं और पॉलिसीज़ उन पर अमल नहीं हो रहा? आप क्या समझते हैं? एक आप भी सियासत पर आपकी गहरी नज़र है, आपकी नज़र में जो मसला है वो कहाँ पर है इस वक्त? जो नून लीग की गवर्नमेंट की जो नाकामी की वजह आप क्या समझते हैं? जी, इसमें यही है कि जो हमारी नून लीग को अब हुकूमत मिली है, तो यही कह रहे हैं कि पहले जो मुआहदे किए गए थे वो उनके IMF के साथ या दूसरों के साथ, उसकी वजह से ही हमें इसमें अबाम आ रहा है। उस वजह से ही हम ये जो कुछ हो रहा है मुल्क में हालात आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, मईशत पर कंट्रोल नहीं हो रहा। ताकि सागदार साहब आए थे, सबको उम्मीदें थी कि वो इंशाल्लाह मईशत को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अब उनसे भी मईशत का कंट्रोल नहीं हो रहा। तो अब ये तो इनको अब सागदार साहब को इस बारे को पॉलिसी अच्छी बनानी चाहिए जिसमें अपना मुल्क का पहिया चल सके। तो इन लोगों ने अब इसके बारे में कुछ सोचना है। तो नून लीग वैसे तो हमेशा ही जितनी दफ़ा भी आई है मुल्क के हालात कारोबार बहुत अरूज पर गया, लेकिन बैड लक है कि इस दफ़ा कारोबार बिल्कुल पहले से भी नीचे की तरफ जा फैसलाबाद रहा है। देखिए टेक्सटाइल सिटी है, यहाँ पर इस वक्त 70% जो टेक्सटाइल यूनिट है वो बंद पड़े हैं। कुछ यूनिट तो ऐसे हैं कि जो बांग्लादेश शिफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। हमारे जो आए थे पीछे वज़ीर आज़म फैसलाबाद के अंदर, तो इन्होंने यहाँ पर आटे की तकसीम की और चले गए। यहाँ पर उनको चाहिए था कि जो ताजर कम्युनिटी है उनके साथ मुलाकात करते, उनके दुख दर्द सुनते और उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट करवाते कि जी ये बंद यूनिट कैसे चल सकते हैं, गैस का प्रॉब्लम है, तो टैक्स का मसला है, कोई इंपोर्ट के मसले हैं, तो ये सारी चीज़ें इनको सॉर्ट आउट करनी चाहिए ना। अब ये वहाँ पर इस्लामाबाद में बैठ के वहाँ पर हुक्म चला के या फिर इधर चक्कर लगाया हेलीकॉप्टर में, इस तरह मेरे ख्याल मसाइल हल नहीं होते, मज़ीद बढ़ने वाली बात ये है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मसाइल तो मिल बैठ कर ताजरों से मुलाकात करने के बाद जिनको जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम है उनका सुना जाए, उसके मुताबिक फिर उसको कोई हल किया जाए, तो फिर ये मुमकिन है। तो हुकूमत को ये करना चाहिए इस वक्त जो हालात है ना करना। पहली बात तो है हमारे मुल्क में जो डॉलर है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब तक डॉलर की उड़ान नहीं ना रुकती उस वक्त तक ये जो भी कर लें नामुमकिन ही है। तो आपसे कुछ तजावीज़ ली गवर्नमेंट ने? अभी जो बजट आ रहा है उसके अंदर के आपसे कुछ राय मांगी होगी, क्या किया जाए? नहीं, कोई नहीं। अभी हमारी अगर ताजर तंजीमों से अभी तक तो कोई नहीं, अगर बड़े लेवल पर कहीं ली भी है तो उसका मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि आपको उम्मीद है कोई बजट में कोई रिलीफ मिलेगा आपको? जी बिल्कुल, हमारी तो तमाम तर उम्मीदें अब इस बजट पर ही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस बजट में ताजरों को रिलीफ देगी, और जो जब ताजरों को रिलीफ मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो आम आदमी तक पहुंचेगा। जब ये हमारी 70% इंडस्ट्री बंद है, जब चलेगी तो फैसलाबाद खुशहाल ही होगा। इसमें पता नहीं लाखों मजदूर काम करते हैं जो कि अब बेरोजगार हैं। तो अब उम्मीदें तो इस बजट पर ही हैं। अच्छा, हमारा जो चैनल है वो पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है, इंडिया के व्यूवर्स भी देखते हैं, बांग्लादेश के भी देखते हैं, अफगानिस्तान के भी देखते हैं। ये तीनों मुल्क के जो आप देखें कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, उसकी आप क्या वजह समझते हैं? कि ये जो अफगानिस्तान देखे 22 साल वहाँ पर जंग रही है, उसके बावजूद वो हमसे आगे निकल गया। बांग्लादेश 71 में हमसे अलग हुआ है, वो हमसे आगे निकल गया। इंडिया 47 में हमारे साथ ही हमारा बंटवारा हुआ, वो हमसे आगे निकल गया। तो ये तीनों मुल्क जो हैं वो हमसे आगे निकल गए, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? इसकी वजह मेरे सामने तो यही आ रही है कि हमारे मुल्क के जो सियासी हालात हैं वो ही ठीक नहीं रहते हैं। कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो अपना एक तो टनोर ही पूरा नहीं करती, उसको कोई काम ही नहीं करने दिया जा रहा। अगर कोई गवर्नमेंट आती है 5 साल वो पूरे करती है तो फिर इससे तो हालात में बेहतरी आ ही सकती है। या अब होता ऐसा ही है कि वो PTI वाले वो नून लीग पर डाल देते हैं, नून लीग वाले PTI पर डाल देते हैं, वो पीपल्स पार्टी पर डाल देते हैं। तो मेरे ख्याल में तो यही वजह है। बाकी उन लोगों अफगानिस्तान को तो ठीक है, जब से अब तालिबान आए तो उनकी हर चीज़ स्टेबल होगी। उनकी करेंसी देख लें हमसे कितनी थी,
बहुत डाउन थी। हमारा 1000 हो तो उनके कितने मिल जाते थे, तो अब उनमें हमसे उनकी करेंसी 3 गुना अच्छी है। बांग्लादेश देख ले। हाँ, बांग्लादेश को भी देख लें, उसने भी काफी तरक्की कर ली। इंडिया भी देख लें, इंडिया में हर चीज भी, हालांकि इंडिया की हमारे हिसाब से आबादी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें फिर भी हर चीज स्टेबल है। तो उसकी वजह यही है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज ठीक हो तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क क्यों नहीं तरक्की करेगा। तो हम तो दुआ वो है कि हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। उसमें कारोबार ज्यादा होगा, जब कारोबार ज्यादा होगा, बाहर माल एक्सपोर्ट होगा तो उसमें डॉलर आएगा, जब डॉलर आएगा तो मुल्क इंशाल्लाह खुशहाल होगा। आप पेट्रोल का ही ला लें, 280 रुपए 70 रुपए, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है अवाम के साथ। इतना महंगा पूरी दुनिया में नहीं है। इस वक्त वर्ल्ड में भी मेरे ख्याल 100 डॉलर से कम बैरल में आ रहा है। तो इधर जो 2014 में 110 बैरल का ये डॉलर का ले रहे थे बैरल, तो अब इससे कम है, लेकिन उसकी प्राइस देख लें तो प्राइस यही है, डॉलर ही है। जब तक डॉलर नहीं रुकता बड़ी मुश्किल है। और हमारी तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह इस बजट में कोई रिलीफ दे, डॉलर को कंट्रोल करे, एक्सपोर्टर को ज्यादा माल एक्सपोर्ट करे, तो इससे ही फिर है इम्पोर्ट खुले तो फिर ही हर चीज सस्ती होगी। जब हर चीज सस्ती होगी तो डेफिनेट मुल्क तरक्की करेगा, लोगों के पास पैसा होगा। अब चंद बंदों के हाथ में पैसा है, ऐसे होता था जो 1970-80 में भी ऐसा ही था, चंद बंदों के हाथों में पैसा था, बाकी हर बंदा मजदूर होता था, उसको 2 वक्त की रोटी मिलती थी और कोई फैसिलिटेट नहीं होता था। अब ये 2002, 5, 7 में ना लोग फुल फैसिलिटेट हो रहे थे, हर बंदे को हर सहूलत मिल रही थी, जो कि अब खत्म हो गई है। अब मेरे नजरिए में तो वही 80-90 वाली दहाई वाला दौर आ गया कि एक बंदा बस वो रोटी खाएगा और बामुश्किल बिल भी उससे दिया जाना है। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान के जो फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी के जो इस वक्त ओहदेदार थे, उनसे हमने बात की और उन्होंने मसाइल बताए कि ये इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस वक्त जो बजट आने वाला बजट है, जैसे कि हमारे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने वादा किया है कि ये बिज़नेस कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उनको यहाँ पर हल करने की वो कोशिश करेंगे और बजट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा। तो इन्हें भी यही उम्मीद है कि जो इस वक्त जो हालात हैं, ये इस वक्त जो बदतरीन जो सूरत हाल है उसमें से पाकिस्तान इस बजट के बाद में निकल सकता है। तो उसके लिए ज़रूर ये है कि गवर्नमेंट को कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत है, कुछ इन्वेस्टमेंट मुल्क के अंदर लाने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जो डॉलर है उसके जो रेट है उसको स्टेबल करने की ज़रूरत है और उस सब के लिए सबसे पहले जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसकी ज़रूरत है। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं हम आपको ये पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।